था। मैं इसे समझाते हुए बोला, हवा की वजह से झंडे का कपड़ा इसके डंडे के साथ एक मखसूस जाविया बनाता हुआ लहराता है। हवा जितनी तेज होती है, कपड़ा इतना ही सीधा उड़ता है। इस जाविये को नापकर हम स्नाइपर्स अंदाजा लगा लेते हैं कि हवा की रफ्तार क्या है, और फिर रफ्तार मालूम करके हम दाएं बाएं फर्क डालने वाली नाप के जरिए टेलीस्कोप साइट पर मुनासिब रेंज लगा सकते हैं, इस तरह कि हवा गोली पर असरअंदाज न हो सके। इतने बखेड़े मुझसे तो नहीं पाले जाएंगे। मैंने कहा, कामयाब फायर करने के लिए ऐसे बखेड़े पालना पड़ते हैं कमांडर जी। कहते हुए मैं रिहायशी बैंकर की तरफ बढ़ गया। वो जल्दी से बोला, अपने चेहरे पर कपड़ा लपेट लो, हमने अफगान फौजियों को कत्ल नहीं करना। मैंने इस बात में सर हिलाकर चेहरे पर मफलर लपेट लिया। अंदर मौजूद मुजाहिदों ने भी अपने चेहरे छुपाए हुए थे। इस पोस्ट पर 20 के करीब अफगान फौजी मौजूद थे। तमाम को उन्होंने बांध दिया था। बिस्मिल्लाह जान के 2 मुसल्ले साथी इनकी निगरानी कर रहे थे, और बाकी अफगान फौजियों का असलहा, एमुनेशन और दूसरे काम की चीजें नीचे ले जाकर अपनी गाड़ी में लोड कर रहे थे। अंदर का जायजा लेकर हम बाहर निकल आए। एक तरफ प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी हुई थी, इन पर बैठकर हम वक्त गुजारने लगे। थोड़ी देर तक मुजाहिदीन एमुनेशन और हथियारों वगैरह को 2 गाड़ियों में लोड कर चुके थे। आधे अफराद को कमांडर बिस्मिल्लाह जान ने वापस जाने का हुक्म दिया, क्योंकि फायर होने के बाद हमने वहां से फरार होना था, और मुनासिब यही था कि इससे पहले सामान वाली गाड़ियां अपने ठिकाने की तरफ भेज दी जाएं। तकरीब वाली जगह पर लोगों की आमद शुरू हो गई थी। राइफल के पीछे लेटकर मैं ल्यूपोल्ड साइट के से तकरीब वाली जगह का जायजा लेने लगा। रेंज मास्टर की टेलीस्कोप साइट आम इंसानी आंख से 25 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसमें पूरा मंजर बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। आने वाले गोरे साइट के अंदर साफ नजर आ रहे थे। ज्यादातर तो सोफों पर बैठ गए थे, अलबत्ता इक्का दुक्का बाएं दाएं जोड़ियों में खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। बावर्दी बेरे उन्हें मशरूबात पेश कर रहे थे। गालबन ये बताने की जरूरत तो नहीं होगी कि वो कौन सा मशरूब था। अफगान फौज के चंद ऑफिसर भी मुझे सोफों पर बैठे हुए नजर आए थे। इनकी पहचान मुझे फौजी वर्दी की वजह से हो पाई थी। इक्का दुक्का खवातीन नजर आ रही थी। मेरी नजरें फिसलती हुई एक लड़की पर मरकूज हो गई, और मैं चौंक गया। अलग थलग बैठी, हाथ में पकड़े जाम से हल्की हल्की चुस्कियां ले रही थी। वो मेजर जेनिफर हिंडस्ले थी, लेकिन इस वक्त भी वो ट्रेसी वॉलकर का रूप धारे हुए थी। तमाम के अंदाज से यही लग रहा था कि उन्हें किसी का इंतजार है। दरमियान में पड़ा 2 सीटर सोफा सीट खाली पड़ा था। इसके साथ पड़े हुए सिंगल सेट सोफों पर 2 आदमी बैठे थे। बाकी तमाम कुर्सियां और सोफे भी तकरीबन भर चुके थे। फिर एक लंबे तड़ंगे सफेद सूट वाले आदमी की आमद पर तमाम ने अपनी जगह पर खड़े होकर इसे ताजीम दी थी। दरमियान वाले सोफे पर नशिस्त संभालते हुए इसने तमाम को बैठने का इशारा किया, और सब ने अपनी जगह पर नशिस्त संभाल ली। मैंने नजर भरकर सामने लगे झंडे को देखा, जो बिल्कुल हल्के अंदाज में हिलकर वाजे कर रहा था कि हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं थी कि गोली को हदफ से दाएं बाएं कर सकती। मुतमईन होकर मैंने दोबारा साइड में देखने लगा, जबकि मेरे दाएं हाथ की अंगूठे ने सेफ्टी हटा दी थी। जीशान भाई, मेरा ख्याल है मजीद इंतजार फजूल होगा। मेरे साथ लेटे बिस्मिल्लाह जान ने भी फायर करने का अंदिया दे दिया। मैंने दरमियानी सोफे पर फैल कर बैठे आदमी के चेहरे पर निशाना साधते हुए कहा, मेरा भी यही ख्याल है, बस मेहमान खसूसी का इंतजार था। ये कहते ही मैंने सांस रोका और एक झटके से ट्रैगर दबा दिया। इस वक्त वो गिलास को मुंह की तरफ ले जा रहा था, लेकिन इसके मुकद्दर का रिज़्क यकीनन पूरा हो चुका था। तभी गिलास के होंठों तक पहुंचने से पहले रेंज मास्टर की गोली इसके माथे तक का सफर तय कर चुकी थी। ताकतवर गोली ने इसकी खोपड़ी का दायां हिस्सा ही उड़ा दिया था। वो मारा बिस्मिल्लाह जान ने पुरजोश अंदाज में नारा लगाया, मगर मैंने इसकी बात पर ध्यान दिए बगैर राइफल को दोबारा कॉक करके दाएं जानिब बैठे हुए आदमी की तरफ बैरल का रुख मोड़ा। तमाम लोग एक लम्हे के लिए सुन हो गए थे। मेरे फायर करने से पहले दाएं और बाएं जानिब बैठे हुए दोनों आदमी सोफे पर तड़पने वाले को मदद देने के लिए इसके करीब हुए, मगर वो हर किस्म की मदद से दूर जा चुका था। दाएं जाने वाले आदमी के साकित होते मैंने दोबारा ट्रिगर दबा दिया, और वो आदमी भी अपनी खोपड़ी के चौथाई हिस्से से हाथ धो बैठा। रेंज मास्टर की गोली इसकी खोपड़ी से गुजरकर बाएं तरफ मौजूद आदमी के कंधे को भी जख्मी कर गई थी। एक ने जान से हाथ धोए, जबकि दूसरा जख्मी होकर तड़पने लगा था। सोफे से नीचे गिरने की वजह से मुझे इसका सही निशाना नहीं मिल रहा था। इस पर वक्त जाया किए बगैर मैं दूसरों को निशाना बनाने लगा। सरहद से मैंने मैगजीन में मौजूद बाकी 3 गोलियां फायर की। मेरा निशाना ज्यादातर वो बने जो शाक किसी कैफियत में अपनी जगह पर हक्का बक्का बैठे या खड़े रह गए थे। मैगजीन खाली होते ही मैंने नई मैगजीन लगाई और राइफल कॉक करके अपना अगला शिकार ढूंढने लगा। वहां चीखों पुकार मच गई थी। कुछ लोग सोफों के अकब में पनाह ले रहे थे, कुछ भाग खड़े हुए थे।
और कुछ हमदर्दी दिखाते हुए तड़पने वालों की मदद की कोशिश कर रहे थे। मेरी उंगली ने 2 मरतबा ट्रैगर दबाकर मजीद 2 को इनके अंजाम तक पहुंचा दिया था। इसी दौरान मुझे वो जख्मी हिम्मत करके उठता हुआ नजर आया। इसके कंधे में तो इत्तेफाक से गोली लगी थी, अलबत्ता इसके सर में मैं जानबूझकर गोली उतारना चाहता था। इसके सीधा होते ही मेरी बैरल का रुख इसकी जानिब घूमा। इसी वक्त कोई इसके सामने आकर खड़ा हो गया। यह देखकर मैं हैरान रह गया कि वो जेनिफर थी। जख्मी को अपने जिस्म के पीछे छुपाते हुए इसकी नजरें इसी जानिब उठी थी जहां हम मौजूद थे। वो जबरदस्त स्नाइपर थी और इसके लिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि किस जगह से फायर किया जा रहा है, मगर फिर भी इसका यूं बेवकूफ़ों के अंदाज में किसी को बचाने के लिए अपने जिस्म की आड़ मुहैया करना मेरी समझ से बालातर था। अचानक एक ख्याल मेरे जहन में लहराया और मैं चौंक गया। क्या इसने पहचान लिया था कि फायर करने वाला मैं हूं और इसी वजह से यूं दलेराना अंदाज में मेरे सामने खड़ी थी। इसी वक्त एक दूसरा आदमी इनके करीब पहुंचा। यकीनन वो जेनिफर की वजह से हिम्मत करके करीब आया था और यह बहादुरी इसे महंगी पड़ी। जो ही जेनिफर की नजर इस पर पड़ी, इसने चीख कर इसे वापस जाने को कहा। वो इसके अल्फाज तो मेरे कानों तक नहीं पहुंचे थे, मगर इसके हाथों के इशारे और अंदाज से मुझे अंदाजा हो गया था कि वो क्या कह रही है। मगर इसकी यह नसीहत या मशवरा बेसूद रहा था। जब तक दूसरे की समझ में जेनिफर की बात आती, रेंज मास्टर की गोली इसे समझा चुकी थी। इसके बाएं कान के साथ लगने वाली गोली ने इसे दाएं जानिब उछाल दिया था। इसका आधा जिस्म सोफे पर और आधा नीचे था। इस हालत में तड़पते हुए वो काफी मज़ाका खेज नजर आ रहा था। मैंने दोबारा राइफल कॉक की, लेकिन जेनिफर वहां से हटने पर आमादा नजर नहीं आ रही थी। मेरे हमरा लेटे हुए कमांडर बिस्मिल्लाह जान ने कहा, ज़ीशान भाई, दौरान जंग लड़ाई में शामिल औरतों मर्दों की तस्खीस खत्म हो जाया करती है। यकीनन वो ये समझ रहा था कि मैं जेनिफर के औरत होने की वजह से इस पर गोली नहीं चला पा रहा। इसकी बात सुनकर मुझे लगा कि मैं जेनिफर पर गोली न चलाकर कुछ गलत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं इससे होने वाली आखिरी मुलाकात को सोच रहा था जब मैंने इसे बताया था कि इसके सामने आने की सूरत में मैं इस पर गोली चलाने से खुद को नहीं रोक पाऊंगा और अब अपने अल्फाज पर अमल करने का वक्त आ गया था। मैंने दिल ही दिल में अलविदा जैनी कहा और मेरी उंगली का दबाव ट्रैगर पर बढ़ने लगा। कोशिश के बावजूद मैं ट्रैगर नहीं दबा सका था। मैंने राइफल के बट पर माथा टेक दिया। मुझे शशोपन में मुब्तला देखकर कमांडर बिस्मिल्लाह जान एक मरतबा फिर बोला, क्या सोच रहे हो, इतना वक्त नहीं है। इसे जवाब दिए बगैर मैंने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन मेरे दिल में नेहा इसकी मोहब्बत मुझे ऐसा करने से रोक रही थी। मुझसे मिलने की खातिर इसने वहां तक आना गवारा किया था और अब मैं कैसे इसकी जान ले लेता। ज़ीशान भाई उठो चले। बिस्मिल्लाह जान ज्यादा इंतजार नहीं कर सका था। मुझे कहते ही वो अपने साथियों को मुखातिब हुआ, रॉकेट फायर कर दूं। जेनिफर को इसके हाल पर छोड़कर मैंने एक सरसरी नजर सोफों की कतार पर घुमाई। एक कोने में छुपे शख्स की खोपड़ी नजर आ रही थी। कॉकशुदा गोली से इसे छुपने की जरूरत से बेनियाज करते हुए मैं उठ गया। कमांडर बिस्मिल्लाह जान मुझसे पहले खड़ा हो गया था। ज़ीशान भाई, इनका काफी नुकसान हो चुका है। थोड़ी देर तक वो पूरी कुव्वत से यहाँ हमला कर देंगे और यकीनन हेलीकॉप्टर की वजह से हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। मेरी समझ में इसका तेजी करना आ गया था। मैंने राइफल को खोले बगैर कंधे पर रखा और नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। इस वक्त तक बिस्मिल्लाह जान के साथी रॉकेट फायर कर चुके थे। 10 मिनट में मैं नीचे पहुंच गया था। बिस्मिल्लाह जान और इसके साथी भी मेरे करीब पहुंच चुके थे। राइफल को मैंने डबल कैबिन की अकबी नशीद पर रखा। बिस्मिल्लाह जान ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। गाड़ी स्टार्ट करते हुए इसने तेजी से दरख्तों के झुंड से निकाली और एक मखसूस जानिब बढ़ता गया। इसके बाकी साथी दूसरी गाड़ी में बैठकर हमारे पीछे ही चल रहे थे। 2 गाड़ियां असले वगैरह की भर कर वो पहले ही वहां से भेज चुके थे। कमांडर बिस्मिल्लाह जान सीधा चलता रहा। वो कच्चा रास्ता आगे जाकर एक सड़क से मिल गया था। वहां पर इसके साथी हमसे मुखालिफ सिमत मुड़ गए। बाकियों ने अपनी सिमत तब्दील कर ली थी। मैंने बिस्मिल्लाह जान को मुतला करना मुनासिब समझा था। उन्होंने हमारे साथ नहीं जाना। मुझे मुतला करते हुए इसने जेब से मोबाइल फोन निकाला और किसी का नंबर मिलाने लगा। राब्ता होते ही इसने मुख्तसरन कहा, हम आ रहे हैं, और जवाब सुने बगैर राब्ता मुनक़ता करते हुए ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जा हो गया। 4-5 किलोमीटर के बाद इसने गाड़ी सड़क से उतार कर पहाड़ी के दामन में नजर आने वाले 2 घरों की तरफ मोड़ दी। वो सड़क से 600-700 गज दूर थे। इन घरों के करीब गाड़ी रोकते हुए वो बोला, राइफल उठा लो। क्लाशनकोफ इसने हाथ में पकड़ ली थी। मैंने सर हिलाते हुए अकबी नशिस्त पर पड़ी रेंज मास्टर उठा ली। गाड़ी को रुकते देखकर एक घर से दरमियानी उम्र का एक मर्द भागते हुए बाहर निकला। हमसे रस्मी मुसाफा करके इसने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी वापस सड़क की जानिब मोड़ ली। चलो। बिस्मिल्लाह जान ने मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। दरवाजे पर एक बूढ़ा बाबा हमें मुंतजिर नजर आया। दोनों से मुआनका करके इसने खुशामदीद कहा।
इसी वक्त बिस्मिल्लाह जान ने मुझे इस टेकरी की तरफ मुतवज्जा किया जहां 2 हेलीकॉप्टर उड़ते नजर आ रहे थे। उन्होंने वहां पहुंचने में देर नहीं लगाई थी। घर में दाखिल होते ही मेरी नजर 2-3 कम उम्र बच्चों पर पड़ी जो सेन में खेल रहे थे। एक कमरे के दरवाजे से एक जवान साल औरत का चेहरा झलक रहा था। मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा पाकर वो चेहरा गायब हो गया। हम बूढ़े की मोयत में चलते हुए एक ऐसे कमरे में दाखिल हुए जो खूब सजा हुआ था। अंदर दाखिल होकर वो रुका नहीं बल्कि आगे बढ़ता गया। कमरे से मुतल्लिक गुसल खाने में घुसकर इसने हमारे अंदर दाखिल होने का इंतजार किया। यूं ही हम भी अंदर घुसे, इसने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। गुसल खाने की चारों दीवारों पर प्लास्टिक के जर्द रंग की शीट लगी हुई थी। दरवाजा बंद करके इसने दरवाजे के अकब में आने वाली शीट को हटाया और दीवार को धकेला तो वो पीछे हटती चली गई। दीवार हटते ही तंग सा दरवाजा नजर आया। वो बूढ़ा अंदर दाखिल हो गया। इसके पीछे बिस्मिल्लाह जान और सबसे आखिर में मैं था। इस तंग सी गैलरी का इख्तिताम सीढ़ियों पर हुआ जो नीचे जा रही थी। 12 सीढ़ियां उतर कर हम ज़ेरे ज़मीन कमरे में पहुंचे। काफी खुला तहखाना था। शुमाली और जनूबी दीवारों पर टंगे 2 बल्ब तहखाने को खूब रोशन किए हुए थे। चारों दीवारों के साथ एक एक चारपाई लगी हुई थी जिन पर साफ सुथरी चादरें बिछी हुई थी। 2 चारपाइयों पर मोटी रजाइयां भी रखी हुई थी। शायद इन्हें हमारी तादाद के बारे बिस्मिल्लाह जान पहले से आगाह कर चुका था। दरमियान में लकड़ी की एक मेज भी नजर आ रही थी जिस पर हाथ से कढ़ाई की हुई एक सफेद चादर बिछी हुई थी। बूढ़े ने हमें बैठने का इशारा किया। मैंने रेंज मास्टर को एक चारपाई पर रखा और खुद दूसरी चारपाई पर नशिस्त संभाल ली। हमारे बैठते ही बूढ़े ने पूछा, चाय या कहवा? बहराम चाचा, हमने अभी तक खाना नहीं खाया। कमांडर बिस्मिल्लाह जान ने किसी किस्म के तकल्लुफ की जरूरत महसूस नहीं की थी। बहराम सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। जीशान भाई बहुत उम्दा। बूढ़े बहराम के बाहर जाते ही बिस्मिल्लाह जान ने तहसीन अमेज लहजे में गुफ्तगू की इब्तदा की। मैंने मज़ाहिया अंदाज में कहा, बताया था ना शागिर्द बनाने की पेशकश महदूद मुद्दत के लिए है। बिस्मिल्लाह जान ने हंसते हुए कहा, अब तो मैं जबरदस्ती शागिर्द बनूंगा। मैंने संजीदा होते हुए कहा, वैसे सच तो यह है कि इतना वक्त ही नहीं होता है कि किसी को सिखा सकूं। ये कुदरती सलाहियत होती है जीशान भाई, वरना हकीकत तो ये है कि आपके सिखाने पर भी हम आपकी तरह निशानाबाज नहीं बन सकते। हम गाड़ी पर यहाँ से दूर भी निकल सकते थे। मैंने सफाई से मौजू तब्दील किया। बहुत मुश्किल था, देखा नहीं था इस पोस्ट पर 2 हेलीकॉप्टर पहुंच गए थे और अब तक काफी सारी गाड़ियां भी पहुंच गई होंगी। सड़कों की नाकाबंदी भी हो गई होगी। वो सारे इलाके का घेराव कर लेंगे। इसलिए जब तक हमारी तलाश की सरगर्मी मानिंद नहीं पड़ती, हमें चंद दिन यहीं गुजारने पड़ेंगे। मैंने पूछा, जो आदमी हमारी गाड़ी ले गया था, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा? इसने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, नहीं, इसके कागजात वगैरह मुकम्मल हैं। ये गाड़ी भी इसी के नाम पर है। इस वक्त इसने एक आदमी को घर से उठाकर एयरपोर्ट पहुंचाना था। इस पर किसी सूरत कोई बात नहीं आ सकती। ये सब कुछ आपने पहले से तय किया हुआ था। पहले ही से तय करना पड़ता है यार। बकौल आपके हम यहाँ चंद दिन रहेंगे। इस दौरान कमांडर अब्दुल हक वापस आ गया थे। इस क़यामत की तरह मिलते ही हम निकल चलेंगे, वरना खामखा खतरे मोल लेना मुनासिब मालूम नहीं होता। ठीक है, मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। बुरा ना मनाओ तो एक बात पूछूं? पूछो। मैं इसे हैरानी से घूरने लगा। आपने इस लड़की को क्यों नहीं कुछ कहा? हालांकि वो आपके लिए निहायत आसान हदफ थी। वो मेजर जेनिफर हेंडस्ले के बारे मुस्तफर था। अब मैं इसे क्या बताता कि वो मेरे लिए क्या थी? मैंने कहा, आपने इस वक्त मुझे इस पर गोली चलाने की तरगीब भी दी थी। वैसे आपको कैसे मालूम हुआ कि मैंने इस पर निशाना साधा हुआ है? आप इतनी तेज रफ्तारी से फायर कर रहे थे, अचानक ही आप रुक गए और दूरबीन में मुझे भी वो लड़की वाज़े नजर आ रही थी कि बाकी लोग छुपने के लिए भागते फिर रहे थे और वो सीना ताने खड़ी थी। कोई वजह तो थी ना। इस वक्त मुझे यही लगा कि आप औरत समझकर इस पर गोली नहीं चला रहे, लेकिन बाद में सोचा तो मामला कुछ और लगा, क्योंकि कोई अमेरिकन औरत इतनी दलेर नहीं हो सकती जो यूं अकड़ कर एक स्नाइपर के सामने खड़ी रहे, जबकि दाएं बाएं इसके कई साथियों की लाशें भी बिखरी पड़ी हों। सबसे बढ़कर हमारी जानिब यूं देख रही थी जैसे हम इसे नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।